लड़ोगे ना बेटा अब्बू के साथ में, तो अब्बू बोलने नहीं देंगे तुमको। फिर अब्बू है भारत आपका, मत बोलो मत बोलो। अब्बू से बदतमीजी मत करो, बहुत कर चुके हैं आप अभी। भारत अब्बू है आपका, अभी सलाह दे रहे हैं, सुनो। तो अभी आपके लिए उनके पास में पूरी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है। दे आर हैविंग लेटेस्ट राइफल्स, सबसे ज्यादा उनके पास। अभी उनकी ड्रेस देखी आपने नदीम? ड्रेस देखी बीएलए की? ड्रेस देखी आपने टीटीपी वालों की? नाइट विजन के साथ में पूरा गॉगल्स हेलमेट लगा के। आपकी सेना तो खा गई पैसा। ये जो आप, रही बात फितवा, ये बोले ना फतवा कौन है आपके, ये आसिम मुनीर खा गए पैसा पूरे पाकिस्तान का। कोई अपनी सेना को कोई हथियार नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। अब आपकी सेना घूम रही डंडे लेके और भागी भागी फिर रही है। तो अभी आप सुन लीजिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला नदीम। ये लोग तैयार हो गए हैं और दोनों के दोनों एक साथ का एक्शन कर रहे हैं ना। अभी टीटीपी और बीएलए के बीच में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरीके का करार हो चुका है। आपने देखा जैसे बलूचिस्तान के अंदर बीएलए ने इनकी सेना के धज्जियां उड़ाई, धमाके किए। जब इन्होंने अपनी सेना बलूचिस्तान में भेजी, कल परसों से टीटीपी शुरू हो गया। टीटीपी ने इनको थप्पड़ मारने शुरू किए। यानी कि इनकी सेना को एक जगह ना बीएलए रुकने देगी ना टीटीपी, ये बट गए हैं इधर भारत। तब सोचो नदीम बैठा बैठा, आसिम मुनीर को तो डिसेंट्री लगी हुई है, रात को सोता है तो वो बुलेट प्रूफ को वेस्ट पहन के सोता है, स्विट्जरलैंड जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाता है। और यहाँ पे बैठ करके इस नदीम को तो कुछ पता ही नहीं है। आपने गलत बुला लिया इस बंदे को, इसको कोई आइडिया नहीं पाकिस्तान का। आप ये पूछो, मिर्जा साहब बताएंगे आपको, मिर्जा विल टेल यू। मिस्टर मिर्जा, अमजद मिर्जा साहब को पूरा पता है कि कैसे टीटीपी, कैसे बलूचिस्तान के बीएलए आर्मी और अब खैबर और गिलगिट बल्तिस्तान से लेकर के पीओके के लोग अब इकट्ठा होकर के इस पंजाबी पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ाएंगे। ये पंजाब रह जाएगा सिर्फ। लेकिन बड़ी हैरानी होती है दिनेश जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह और कि पाकिस्तान से जो लोग कनेक्ट होते हैं वो बार बार खालिस्तान और पंजाब की बात करते हैं। इनके पास में इतना बड़ा पंजाब प्रांत है, दे क्यों नहीं देते खालिस्तान को? बड़ी चिंता होती है नदीम ज़हीम बार बार खालिस्तानियों की। वो तो अलग पंजाब प्रांत की बात मान ही रहे ना। आपके पास में हिंदुस्तान से बड़ा हिस्सा है और बड़ा समृद्ध है, आपको बड़ा प्रेम है, तो दे दीजिए जरा उन्हें नदीम ज़हीम। अरुणाचल का भी है, आसाम का भी है, नागालैंड भी आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। आपसे तो अपना मुल्क समझ नहीं रहा। देखे हैं जमाते इस्लामी और एनसीपी को सीटें नहीं मिली, सीटें नहीं मिली बांग्लादेश के अंदर। कि आईएसआई का सारा गेम खत्म हो गया, तुम्हारा बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। कुछ नहीं मिल रहा तुमको वहां पे नदीम। वहां पे अभी बांग्लादेश ने बीएनपी आ गई है और बीएनपी ने क्या बोला है मालूम है? रहमान ने क्या बोला? उनके जो सरगना है उन्होंने बोला भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, भारत के साथ अच्छा बिजनेस चाहिए, भारत के साथ पॉजिटिविटी चाहिए। ये तो जमाते इस्लामी को आप चुपचाप से सेंध लगा के सोच रहे थे बांग्लादेश को हम आईएसआई का गढ़ बना देंगे। ऐसे जूते पड़ेंगे तुमको, आप ऐसे जूते पड़ेंगे। ना बलूचिस्तान बचेगा, ना खैबर पख्तूनख्वा बचेगा, ना गिलगिट बचेगा, ना सिंध बचेगा और बांग्लादेश की तरफ तो तुम्हारा जाना ही मुश्किल है अब। नदीम ज़हीम, तो तुम भूल जाओ ये। देखिए ये सारी बातें जो हो रही है नदीम ज़हीम, मैं जानती हूँ आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। शायद 80 साल हो गए, 80 सालों तक पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, ना सरकार ने, ना सेना ने, किसी भी नेता ने बलूचिस्तान का सोचा नहीं। तो अब वहां के लोगों ने अगर आवाज उठाई तो क्या वो गलत कर रहे हैं? बलोचिस्तान से बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा जो बलोच हैं वो मुहिबे वतन बलोच हैं, वो खुद ही फैसला कर देंगे और खुद ही आपको बता देंगे बलोच कैसे लड़ता है। बलोचिस्तान में बलोच जो है और बलोच लिबरेशन आर्मी में फर्क को समझे। पहाड़ियों पे चढ़े हुए फरारी बलोचिस्तान नहीं है। चंद एक फरारियों ने अगर बगावत कर दी है तो वो बलोचिस्तान नहीं है। बलोचिस्तान जो है वो बलोचों का है और बलोच बड़ी अच्छी तरह से बलोचों को आपने कभी अपना माना? अगर ऐसा था तो क्यों आधी से ज्यादा आबादी जो है वो वहां पर प्रदर्शन पर उतर आई है? मैं यहाँ पर जरूर एक बात को यहाँ पर समझना चाह रही हूँ अरविंद सिंह तेजावत जी। अरविंद सिंह जी, जिस तरह से नदीम ज़हीम को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान जो है वो बलूचों का है। और अगर ऐसा होता, क्या उन बलूचों को पाकिस्तान ने अपना माना? 80 साल हो गए हैं, ये कहा जाए कि लगभग 80 साल होने को आए हैं पूरे देश को बने हुए। अभी भी
हालात बलूचिस्तान के किस तरह के हैं, जरा इनको बताइए क्या हालात हैं, क्यों मजबूरन हथियार उठाने पड़े यहाँ के आवाम को अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ? नैना जी, बिल्कुल मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर आऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये नदीम जैन साहब को एक चीज ये जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि तर्कों का उत्तर होता है, कुतर्कों का कोई उत्तर नहीं होता है। और जिस तरीके से ये बार बार हर बात को काटना चाहते हैं, ये बताता है कि ये कितने कमजोर तरीके से अपने पक्ष रख रहे हैं। लॉजिकल बात करे तो मैं उसकी बात नहीं साहब, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मेरी आदत नहीं है बीच में सुनने की। चाहता हूं, मैं उसके साथ कायल होना चाहता हूं, मगर कोई लॉजिकल बात करे। आप तो शर्म से बात शुरू उत्तर करते मत हैं। करिए, कोई फायदा नदीम नहीं है, ज़ईम, क्योंकि सुन इससे लीजिए आपके जरा। खिलाफ नदीम ज़ईम जी, जबरदस्ती सिर्फ चिल्लाने से या बातें करने से कुछ नहीं। अरविंद सिंह तेजावत जी आपको बताएंगे जरा। जी नदीम साहब। जी सर, जी अरविंद जी। देखिए, मुझे बीच में सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है, और आप एक बार बात सुन लीजिए। और जिस तरीके दत्ता साहब ने शुरू भी नहीं किया है, और अगर वो भी शुरू हो जाएंगे, दोनों हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट शुरू हो जाएंगे और वो भारत की ताकत का अगर शुरुआत करेंगे, तो मुझे लगता है कि नईम साहब को कहीं छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैं इतने सख्त शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल करता हूं नईम साहब, इसलिए सुन लीजिए। अब आपके काम की बात सुनिए। काम की बात यह है कि ये पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, वो वहां की आवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के अगर कोई हित चाहने वाले लोग हैं तो भारत की तरफ भी हैं, जो पाकिस्तान की आम आवाम का अच्छा सोचते हैं। आपकी तरह ऐसे नहीं कि चंद टुकड़े फेंके और उनके लिए उनके पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। मैं बोलने से भी ज्यादा खराब शब्द इस्तेमाल कर सकता था, पर मैं वो बोलना नहीं चाहता वह शब्द, क्योंकि इससे आपको बहुत आहत होंगे और शायद आपको पूरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। पर आपने जिस तरीके की चीज और जो चीज का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि नैन साहब ने जो जवाब दिया, उस जवाब की जरूरत थी। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, नहीं तो बहस भटक जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी बहस कुतर्कों में उलझ जाएगी। यह सच है कि बलूचिस्तान के जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान ने लंबे समय तक केवल वहां के एलिट क्लास ने अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग किए हैं। यहां तक कि जो विदेशी लोग हैं, उनको तक आके बुलावा भेज भेज के वो कह रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदिए, लेके जाइए, बलूचों को उनका हक मारिए। और कोई भी मूवमेंट होता है, वो जहां उसमें महिलाएं होती है, तो समझ लीजिए कि वो मास मूवमेंट है, वो वैसा रिलीजियस मूवमेंट नहीं है जिसको जनरल जियाउल हक साहब के टाइम से सपोर्ट किया जाता रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि नईम जैन साहब को सोचना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम का पैसा, जिसमें बलोच भी शामिल है, वो पूरे ही उन विदेशियों को भेजा जा रहा है और हमसे लड़ते रहे हैं। हथियार खरीदने के नाम पर, आप अपना डिफेंस बजट बड़ा करने के नाम पर पूरा का पूरा वेस्ट को आप ये सारा का सारा पैसा देते रहे, और आपको जो सही सलाह दी जाती है आप वो भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि बलोच अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ जीते हैं, और उस आइडेंटिटी के साथ अगर वो पाकिस्तान से अलग चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे डेवलपमेंट आप नहीं कर रहे हैं, उनके हक को मार रहे हैं, तो उनको पूरा पूरा हक है। हालांकि ये थोड़ा सा दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, जो इंडियन पीएम, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो कहा था कि हम बलोचों को मदद करेंगे और उनके पूरे आंदोलन को मदद करेंगे, यह दुख की बात है कि भारत सरकार ने अभी तक वैसा कोई कड़ा कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया है। भारत सरकार का आज भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि वह ऐसे किसी भी अलगाववादी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। और यहाँ पे आप उन्हीं हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये धमका रहे हैं कि आपके रफाल भी आ जाएं तो वो करेंगे। क्या बातों में कहीं पे भी तर्क नजर आता है नईम साहब? मुझे बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लगा आज, जबकि मैं काफी संयमित रूप से बोलता हूँ। जी नैना जी, ओवर टू यू। अभी जो बात की आवाम की, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आपका बड़ा अच्छा सवाल था, मैं आपको जवाब देता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम में जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन आज है या जितनी पिछले कुछ सालों से चल रही है, तारीख में ऐसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं थी। आवाम इमरान खान और फौज के दरमियान में एक फर्क महसूस कर रहे थे, और बहुत ज्यादा इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हाइप मिली। मगर जैसे ही आप लोगों ने ऑपरेशन संदूर छेड़ने की कोशिश की, एक जंग छेड़ने की कोशिश की, सारी पाकिस्तानी अवाम फौज के साथ खड़ी हो गई। अवाम ने नहीं देखा कि हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हमारे इंटरेस्ट किधर है। सारी की सारी अवाम ने भारत की मुखालफत और भारतीय फोर्सेस की मुखालफत में अपना वोट डाल दिया,
और फिर पाकिस्तानी फौज जिसके बड़े पीछे वो मासूम खड़े हैं हुए, नदीम ज़ईम उन्होंने आप, क्या किया? बड़े या तो बड़े मासूम हैं या तो बहुत ही चतुर हैं। इन दोनों में से बात समझ में नहीं आ रही। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात का, फिर मैं अमजद जी और दत्ता सर का रुख कर रही हूँ जी। ना झूठ बोल रहा है ये। इमरान खान की पार्टी जो है वो पूरी पावर में आई थी। इनके जो शहबाज शरीफ से लेकर के बिलावल भुट्टो से लेकर के जरदारी साहब ने सारा का सारा आइन इनका जो है वो कब्जा लिया है। कुछ नहीं है इनके पास में, आइन खत्म हो गया है, लोकतंत्र नहीं है। पूरा का पूरा ने इन्होंने अपने कोर्ट बना दिए हैं। अभी इमरान खान की बेचारे की एक आंख, राइट आंख, ये नदीम तो अंधा है, इसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इमरान खान की दाहिनी आंख जो है ना वो 15% रह गई है सिर्फ। अंधा कर दिया उसको जेल के अंदर। अक्टूबर में उसकी दोनों आंखें ठीक थी, 6 महीने के अंदर अंदर उसकी बहन ने जो बाहर आके केस उठाया, उसकी बहन के खिलाफ केस कर दिया। और ये बोलता है पीटीआई और आवाम, पीटीआई और जो उनकी सेना इकट्ठे हो गए हैं। कितना झूठ बोलता है ये मक्कार आदमी, बैठ के आईएसआई के पैसे खा के भौंके जा रहा है बैठे बैठे इतनी देर से। मैं शब्द यूज नहीं करना चाह रहा था। आवाम, ये पाकिस्तानी आवाम का गद्दार है नैना, ये गद्दार है नदीम, पाकिस्तानी आवाम का गद्दार नदीम, जो यहाँ बैठ के पाकिस्तानी आवाम के साथ जुल्म कर रहा है। ये गद्दार है। ये बलूचिस्तान वाले छोड़ेंगे नहीं, परिवार को नहीं छोड़े, मैं बिल्कुल कोई नहीं छोड़ेगा जी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी तरफ है, लेकिन मैं फिर भी यही गुजारिश करूंगी सभी पैनलिस्ट से, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, आपको पूरी दुनिया जरूर देख रही है, और ये हमारा एक आचरण है कि हम अपने घर आए मेहमान को भी कभी धिक्कारते नहीं है, भले ही वो हमारे साथ में कैसा ही बर्ताव क्यों ना करें। तो नदीम ज़ईम भी तो वो तो भटके हुए इंसान है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दत्ता जी, जो बात बार बार यहाँ पर कही जा रही, खासतौर से सत्ता परिवर्तन, परिस्थितियों की और ये सारी चीजों की, और अब आखिर क्यों इतनी ज्यादा चिंता सताने लगी है बलूचिस्तान की? आखिर क्यों, चाहे बात चाइना की हो या फिर अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर नजर आता है? क्योंकि वहां पर वो रेयर अर्थ मिनरल्स की पेटी लेकर गए थे ना कि आप इन्वेस्टमेंट करो और हम वहां का विकास करेंगे। 80 सालों के बाद में याद आई है उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह का वो पिटारा लेके गए थे, और आपने देखा होगा जब भी राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो आपने कभी देखा है कि कोई सेनाध्यक्ष उनके साथ जाए? लेकिन ये बताता है कि किस तरह से, और तारीख इस बात की गवाह है कि वहां के जो सियासतदान हैं या वहां के जो वजीर आजम हैं वो किस तरह से कठपुतली बन के रह गए हैं। रही बात रेयर अर्थ मेटल्स की, देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को पूरा गिरवी रख दिया है, और आप ये देखिए रेयर अर्थ मेटल्स का, अगर वहां अमेरिका के साथ उन्होंने इतने करार किए हैं। नदीम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नदीम साहब मैं आपका एहतराम करता हूं, और मैं आपको समय दूंगा बात करने के लिए, लेकिन आप ये प्रूव न करें कि आप काबिल एहतराम नहीं है। ओके, नाउ रेयर अर्थ मेटल्स का इन्हें ये नहीं मालूम है कि साहब अगले 20 साल लग जाते हैं उनको प्रोसेस करने में। पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी असला था उसको बेच दिया गया था। आप देखिए कमर बाजवा साहब जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई प्रॉपर्टी में, वो जग जाहिर है। तो यहाँ के जितने भी सेना के सरबराह हैं वो अरबपति बनके विदेशों में अपना जो पैसा है वो लगा देते हैं। सेना के पास आज उनके पास असला नहीं है, सेना के पास वो कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं है, सेना के पास वो लॉजिस्टिक स्टेमिना नहीं है कि वो लड़ सके। ये तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि साहब भारत ने अपना जो ऑपरेशन था उसमें पॉज लगा दिया, वरना पाकिस्तान को लाले पड़ जाते। दूसरी चीज आप ये देखिए, पाकिस्तान के पास डेप्थ कहां है? पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले अपनी जो जमहूरियत है उसको कलेक्ट करे। आप ये देखिए कि जिस तरह से इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर की तरह उभर के आए थे, और जिस तरह से वहां पोल रिगिंग की गई, जिस तरह से वहां एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड गवर्नमेंट को काबिज किया गया। और बात की तो मैं एहतरामन आपको जवाब देता हूं और मंतक के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बात करता हूं। ये जो आपको भी मौका मिलेगा। 7-8 गिर गए, आपके जो 7-8 जहाज गिर गए बनियालुल मनसूस या उधर से संदूर ऑपरेशन में। एक मिनट नदीम साहब, मैं तस्वीर आप पेश नहीं कर पाते, आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं नदीम ज़ईम। मैं उसका भी जवाब देता हूं, मैं उसका भी जवाब देता हूं। सन 71 में, सन 65 में, ये आप लोगों का नेशनल कैरेक्टर है कि आप ये कहते हैं कि साहब इंशाल्लाह कल की चाय फलानी जगह होगी, लंच अंबाला में होगा और डिनर जो है दिल्ली में होगा। तब शास्त्री जी ने कहा था
कि अयूब खान साहब इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपके साथ आके चाय पीऊंगा। आपके जब आपके तैयारे उड़ते थे तो ये कहा जाता था कि साहब आपने हमें चलाना तो सिखा दिया, उतारना नहीं सिखाया। तब ये जवाब होता था कि साहब तुम उड़ जाओ, उतार तो इंडियन एयर डिफेंस लेगी आपको। आप ये देखिए, केवल भारत ने 50 इक्विपमेंट का इजहार किया है, और 50 इक्विपमेंट में जिसे आप रफाल कह रहे हैं वो जहाजों की स्लीव है जो वहां गिरी है। आपको शायद वॉरफेयर के बारे में कोई इल्म नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातें या जो यूट्यूब पे जो आपने रील देखी हैं उससे आप मतलब प्रभावित होकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आजकल हर चीज उसके सिग्नेचर्स मिलते हैं। भारत ने तो इतने रफाल आपके खिलाफ उतारे भी नहीं जितने आपने उनके गिरा दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि साहब दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन दत्ता सर यही तो बात है कि फिर भी इन सारी चीजों को समझ जाएं तब बात है ना। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा जी, नदीम ज़ईम को आप बार बार सुन रहे थे, वो कभी हिंदुस्तान को बार बार इस रूप में घसीटते हैं, खासतौर से बलूचिस्तान का जब भी जिक्र आता है मुझे समझ में नहीं आता बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान की सरकारें जिम्मेदार हैं या हिंदुस्तान की सरकार जिम्मेदार है। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वहां पर बजट पास भारत करेगा या पाकिस्तान करेगा या अफगानिस्तान या अमेरिका करेगा। वहां के लोगों का हित का कौन सोचेगा? बोल के रखे तो मैं उसमें कुछ ऐसी बातें डालूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पंजाब, ये लफ्ज, ये टर्मिनोलॉजी यूज करें, फितनातुल पंजाब। ये कहते हैं ना फितनातुल हिंदुस्तान, हम कहते हैं फितनातुल पंजाब। दूसरी बात यह है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने, अब एयर डिफेंस सिस्टम कह रहा हूँ, एयर पावर जो नई इन्होंने डेवलप की है BLA ने, ये इसका जो एब्रीविएशन है वो बनता है कहर। कहर का मतलब होता है आजाब। तो वो अपनी फिजाई जो एयर पावर है उसका उन्होंने नाम रखा है कहर। तो इनके ऊपर अब कहर नाज़िल होगा, जैसा मैंने कहा कि कोर कमांडर के हेडक्वार्टर पे ड्रोन आएगा और फिर ये जो है गवर्नर हाउस, जो फेडरेशन का नुमाइंदा है, गवर्नर हाउस पे भी ड्रोन आएगा। आप देखते रहे। बाकी जो मेन इसमें जो चीज है ना, मेन जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे इस्लाम और कौमियत, नेशनलिज्म और इस्लाम टकरा रहे, रिलीजन एंड नेशनलिज्म टकरा रहे। जिस तरह बांग्लादेश की आवाम ने वोट डाल के रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म, इसी तरह पाकिस्तान में 1971 में बंगालियों ने पाकिस्तान के रिलीजन को रिजेक्ट करके नेशनलिज्म अपनाया। आज वही बलूचिस्तान में हो रहा है कि बलूचिस्तान में नेशनलिज्म ने रिलीजियस जो इनका रिलीजन था उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो अपने तौर पे मुसलमान होंगे, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन उन्होंने रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया है। इन पर कहर बरसेगा, कहर बरसेगा, कहर बरसेगा। फितनातुल पंजाब, फितनातुल पंजाब, फितनातुल पंजाब। ये आप 7 दहाइयों से कहर की इंतजार कर रहे हैं, ये कहर अभी तक नहीं बरसा। कहर ऑपरेशन संदूर में भी बरसाने की कोशिश की गई थी हिंदुस्तान में, वो सारा बनियानों सूस बन गया। आपने अभिनंदन को भी वो भेजा था, वो बेचारा पाकिस्तान आया और बाद में जिस तरह उसको रिसीव किया आपने देखा नहीं कि अभिनंदन क्या लेके आया था, उसको ड्रोन पे बिठा के दोबारा भेजे, उसको फिर क्या में जो तुम्हारा नदीम ज़ईम, आपको अभिनंदन की मूंछों से बड़ा खौफ लगता है। अभिनंदन का तो मैं जवाब बाकी अपने पैनलिस्ट से लूं, लेकिन अच्छा आप मुझे एक बात जवाब दे दीजिए जो आप कह रहे थे, जो मैंने सवाल अमजद जी से पूछा, बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो भारत ने उसके लिए बजट पास नहीं किया? क्या वो जिम्मेदार, इसीलिए बलूचिस्तान इतना पीछे है? वहां पर जो हालात है, आप ये मान के चलिए 12 से 15 घंटे भी वहां पर लोगों को बिजली मैसर नहीं है सर। वहां पर जो हालात है 5 घंटे भी कंटिन्यू लोगों को बिजली नहीं मिल पाती, पानी शुद्ध नहीं मिल पाता, वहां पर लोगों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सही रूप में मुहैया नहीं है, कुछ चुनिंदा इलाकों को छोड़कर। उसके लिए कौन जिम्मेदार है नदीम ज़ईम? कि कौन? मैंने कहा आप तशरीफ लाएं पाकिस्तान, मैं आपको घुमाता हूं बलूचिस्तान। अरे आप ही चले जाइए, एक बार आप ही जरा चले जाइए। आपके भारतीय छुप के वहां पे आते हैं, आप सीधा मुंह खोल के आइए, मैं आपको घुमाता हूं बलूचिस्तान की सड़कों पे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।